साथियों नमस्कार। साथियों, आज दोपहर में एक अफवाह चल रही थी कि ट्रंप मारे जा चुके हैं, ट्रंप है नहीं। लेकिन शाम तक ट्रंप ने एक ऐसा ट्वीट किया है कि पूरी दुनिया में हर गली में हर व्यक्ति तक खबर पहुंच गई है कि ट्रंप जिंदा है। एक्चुअली हुआ ये है कि ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। ट्रंप ने हर संभव प्रयास कर लिया। कभी अपनी तरफ से कहते हैं कि मैं ईरान के टॉप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कभी कहते हैं कि युद्ध हमने जीत लिया है, बस अब ख़त्म होने वाला है सब कुछ, कभी कहते हैं कि ईरान के साथ सीज़ फायर कर दिया है, कभी ईरान को कहते हैं 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, फिर जब 5 दिन बीत जाते हैं तो कहते हैं 48 घंटे का टाइम और दे रहा हूँ। अब वो 48 घंटे कल शाम को ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए जब परसों ट्यूसडे आएगा तो ट्रंप कह रहे हैं कि ट्यूसडे विल बी अ पावर प्लांट डे, यानी कि ईरान के पावर प्लांट उड़ा देंगे ये, एंड ब्रिज डे, वहाँ के पुल उड़ा देंगे जो इंपॉर्टेंट पुल होंगे। ऑल रैप्ड अप इन वन, एक ही बार में सब रैप अप कर दिया जाएगा, अब ईरान का तहस नहस कर दिया जाएगा। देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ऐसा किया जाएगा जैसा अभी तक हुआ नहीं होगा। ओपन द, फिर एक गाली का शब्द यूज़ किया है इन्होंने कि स्टेट को ओपन कर दो। अब ये बताइए कि जब तुम युद्ध में आए नहीं थे तो उससे पहले तो स्टेट ओपन ही थी, युद्ध में आकर के तुमने ही बाद में बंद करवाई है। अब चिड़चिड़ेपन में कह रहे हो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। यू क्रेजी ये शब्द यूज़ किया है, इसका हिंदी मतलब होता है हरामी। और यू विल बी लिविंग इन हेल, अगर नहीं किया तो तुम्हें बिल्कुल नरक में भेज दूंगा, जहन्नुम में। जस्ट वॉच, अब तुम देखते जाओ। प्रेज्ड बी टू अल्लाह, अल्लाह से दुआ मांगो। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, इस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। मुझे तब से हंसी आ रही है, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ, बार बार हंस करके आपसे बात कर रहा हूँ। बट ट्रंप इतने ज़्यादा खिसिया गए हैं कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। अब एक बात बताइए, इधर से ट्रंप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उधर से ईरान वाले ट्रंप का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। कभी वो ट्वीट करते हैं तो ट्रंप के स्टाइल में करते हैं कि अटेंशन टू दिस मैटर, इस तरह से। जनरली ट्रंप कोई ट्वीट लिखते हैं तो लास्ट में लाइन जोड़ देते हैं, प्लीज़ अटेंशन टू दिस मैटर, ऐसे करके कुछ जोड़ते हैं। तो ऐसे ईरान वाले भी जोड़ने लग गए हैं। ईरान वाले वीडियो बना करके ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं। अब वो ट्रंप को लगातार मॉक कर रहे हैं, यानी ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं। इधर ट्रंप उनसे कर रहे हैं गाली गलौज। अब ऐसी स्थिति में बातचीत कैसे हो जाएगी। कुछ दिन पहले ट्रंप ने मुश्तबा खामनी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया था। ये बोल दिया था कि जल्द से जल्द बातचीत के मेज पे आ जाओ, वरना तुम्हारा हाल भी वो हो जाएगा, तुम्हारे बाप का हल किया था। अब आप किसी से इस तरह से बात करते हो, गाली गलौज में बात करते हो, बात हो ही नहीं सकती। इस समय IRGC जो ईरान की तरफ से लड़ रहे हैं, वो अगर बात करने आ भी जाएं तो वो अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएंगे कि जिसने हमें इतना गाली गलौज किया है हम उसी से बातचीत करने चले गए, और वो भी बिना मतलब में। कौन सा ईरान ऐसा हार रहा है अभी। और इधर ट्रंप के लिए बात भी सही है कि जो लगातार ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता का, आदमी का जो मजाक उड़ा रहे हैं IRGC वाले, जिस तरह से मॉक कर रहे हैं, ट्रंप उनसे बातचीत करने चले जाएं तो ट्रंप अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। तो इस समय ऐसा डेडलॉक हो गया है कि अब इसका कुछ हल निकलता दिख नहीं रहा। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि युद्ध लंबा चलेगा, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ ईरान में तख्ता पलट कर देना या ईरान को बर्बाद कर देने तक सीमित नहीं है। यह युद्ध एक लंबे एस्पेक्ट लेकर के आया है, जिससे पूरा ग्लोबल ऑर्डर बदल जाएगा, पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल जाएगी, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। इसीलिए युद्ध तो लंबा नहीं खिंचना। इस युद्ध में काफ़ी हद तक ये लगने लगा है कि डीप स्टेट का भी हाथ है। अमेरिका का सोल केवल अमेरिका की इच्छा है ऐसा नहीं है, डीप स्टेट का भी हाथ है। और ट्रंप की इसमें एक भी मर्जी नहीं चल रही है। आज आप ट्रंप को हटा करके किसी दूसरे नेता को राष्ट्रपति बना दो USA का, युद्ध फिर भी चलता रहेगा। वो तो ट्रंप के ऊपर बिल फट गया है। ठीक है, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि इस युद्ध से मैं कितना पैसा कमा लूँ, कितना अपना मुनाफा कर लूँ, वो बस ये देख रहे हैं। कारण आप एक पैटर्न नोट करना, जब भी वीकेंड आता है तब वीकेंड पर ट्रंप कोई ना कोई एक ऐसी बात कहते हैं जिससे जब मार्केट बंद रहता है जिस दिन, उस दिन या तो मार्केट एकदम से ऊपर जाता है या नीचे आता है। जब सोमवार को मार्केट खुलेगा आप देखना, यानी हमारे यहाँ तो कल खुलेगा, अमेरिका भी पीछे चल रहा है समय में तो उसमें भी टाइम है, तो मार्केट या तो ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। अब किस शेयर में इनको ऊपर पे फ़ायदा हो रहा है, किस में नीचे पे फ़ायदा हो रहा है, वो यही जानते हैं। तो कभी अपनी एक ट्वीट से मार्केट गिरा देते हैं, शेयर खरीद लेते हैं तुरंत,
और फिर एक ट्वीट से मार्केट उठा देते हैं, फिर शेयर बेच देते हैं। इस तरह से ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं, जितना अभी तक सुर्खियों में या जियो पॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट लोग हैं बता रहे हैं, उससे यही समझ में आ रहा है। दूसरा, ये अब लगातार कर चुके हैं, तो लोगों को अब ये भी पता चल गया है कि इनकी बातों पे ज़्यादा भरोसा करना भी नहीं है। तो जो ये कह रहे हैं कि हम ये पूरे पावर प्लांट उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, वो उड़ा देंगे, हो सकता है कहीं एक आध हमला कर भी दें छोटा मोटा, पर ऐसा पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे, सब तहस नहस हो जाएगा, ये ट्रंप चाह करके भी नहीं कर सकते। कारण मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, ट्रंप ने जिस दिन ये काम कर दिया उस दिन फिर ईरान क्या करेगा ये ट्रंप ने सोचा भी नहीं होगा। ईरान फिर इन कतर के, यूएई के, सऊदी के, कुवैत के, विदर्भ बहरीन के, इन सब के जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं जिससे समुद्र का खारा पानी फ्रेश वाटर बनाया जाता है, उन सब को अटैक करेगा और इन सबको प्यासे मार देगा। फिर ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ट्रंप जो ये सोच रहा है कि मैं ईरान को बर्बाद कर दूंगा, तो ये खबर सिर्फ हवा बनाने के लिए है। हो सकता है कोई एक छोटा मोटा कहीं अटैक कर दें, कोई एक आध पावर प्लांट उड़ा भी दें, कोई एक आध, जिससे थोड़े एरिया की बिजली पर फ़र्क पड़ जाए, बट जिस तरह से हवाबाजी कर रहे हैं उसमें कुछ होना नहीं है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप एक सवाल और पूछेंगे मेरे से कि ट्रंप सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ट्रंप चाह करके भी युद्ध नहीं रोक सकते, या ट्रंप ना रहे कोई और भी आ जाए तब भी युद्ध नहीं रोकेगा, ये मैं और कैसे कह सकता हूँ। तो इससे आपको ये चीज़ बताने के लिए एक एग्जांपल और देता हूँ। देखिए, ट्रंप ने विद द टाइम पिछले 4-5 महीने में अपनी पूरी सराउंडिंग में ऐसे लोगों को नियुक्त कर लिया है जो या तो बिजनेसमैन हैं, या किसी बड़ी कंपनी में काम करते थे वहाँ से आए हैं, या किसी बिजनेसमैन के साथ काम करते थे, पार्टनर थे, वहाँ से आए हैं। यानी कि ट्रंप के इर्द गिर्द, उनके कैबिनेट में, उनके पूरे सर्कल में पॉलिटिशियंस ना के बराबर रह गए हैं जी। मार्को रूबियो हैं एक जो पॉलिटिशियन है, सीजन्ड पॉलिटिशियन उनके साथ हैं। उनके अलावा कोई भी पॉलिटिशियन अब इनके साथ नहीं रहा। जो भी पॉलिटिशियंस थे उनको धीरे धीरे इन्होंने साफ कर दिया है, सबको एडहॉक पर नियुक्त कर लिया है, सब जो प्राइवेट सेक्टर से ला करके। क्यों? क्योंकि वो सब इनको ये बताएं कि कब कौन सा मूव लेना है जिससे ट्रंप को पैसे से फ़ायदा हो। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने एक पत्रकार को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल्स दिए थे, तो मेरा दिमाग इस तरफ फिर गया। मैंने कहा इससे फिर मेरी बात और पुष्ट हो जाती है कि हाँ, ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं इस युद्ध में। अपना मतलब सिर्फ पर्सनली, यूएसए का फ़ायदा नहीं, अपना। देखो, इनके ये पीट हेग्सेट हैं जो इस समय डिफेंस सेक्रेटरी हैं। जैसे हमारे यहाँ रक्षा मंत्री होते हैं तो वहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन इनको बना दिया युद्ध मंत्री, नाम ये कर दिया गया युद्ध मंत्री। ये वहाँ पर मेजर थे। जैसे हमारे यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी होती है, जैसे आपने देखा होगा धोनी और कई ऐसे और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़ या नॉर्मल लोग भी, हम और आप भी अगर किसी सर्विस में हैं, नॉर्मल सर्विस में हैं और सोचें कि एक रिज़र्व फोर्स के रूप में हम आर्मी ज्वाइन कर लें, तो टेरिटोरियल आर्मी हम ज्वाइन कर लेते हैं, कई लोग करते हैं। तो उसी तरह की एक आर्मी होती है अमेरिका में, उसमें ये मेजर थे। इस समय ये पूरे रक्षा मंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। इन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने यहाँ आर्मी चीफ को बर्खास्त कर दिया, बड़े बड़े कमांडर्स को बर्खास्त कर दिया। वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अलग अलग जोन्स के, पूरे विश्व में अलग अलग जोन्स के अलग अलग आर्मी चीफ होते हैं, सबको बर्खास्त कर दिया, ज़्यादातर को। टोटल मिलाकर के 12 से 15 आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, कमांडर्स, इनको बर्खास्त कर दिया है। ठीक है, ये अलग अवतार में चल रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। ट्रंप ने पाम बॉन्डी जो यूएस की अटॉर्नी जनरल थी, उनको बर्खास्त कर दिया। क्या फटी है? सीजन्ड पॉलिटिशियंस थी। पॉलिटिशियन अगर ट्रंप के आसपास होते तो पॉलिटिशियन ट्रंप को ये सलाह देते कि यूएस के लिए क्या अच्छा है, लेकिन ट्रंप ने ऐसे लोगों को रखा है जो ये सलाह दें कि ट्रंप के लिए क्या अच्छा है। ट्रंप ने ये क्रिस्टी नोएम, जो वहाँ की जो जैसे हमारे यहाँ पर होम मिनिस्ट्री होती है, ऐसे वहाँ पर डोमेस्टिक होम सिक्योरिटी की चीफ थी, इनको भी हटा दिया गया है। ये भी सीजन्ड पॉलिटिशियन थी, इनको भी हटा दिया। किसको लेकर के आए हैं? स्कॉट बेसेंट को लेकर के आए हैं, जो कि इस समय यूएस के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं। ट्रेजरी यानी जैसे हमारे यहाँ निर्मला सीतारमण जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर टाइप के हैं। अब ये जनाब हैं कौन? गौर से देखिएगा। ये
ट्रंप के साथ जुड़ने से पहले सोरोस फंड मैनेजमेंट में पार्टनर थे, सोरोस के साथ काम करते थे। लेकिन ट्रंप को सोरोस पसंद नहीं है, पता नहीं क्या पर्सनल दुश्मनी है, तो उसके मेन आदमी को अपने साथ जोड़ लिया है। तो ये भी एक तरह से बिजनेस सर्कल से आए हुए व्यक्ति हैं जो इस समय ट्रंप को सलाह मशवरा दे रहे हैं कि पैसा कहाँ लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है। इस तरह से बिजनेस क्लास से घिरे हुए ट्रंप ईरान वॉर से फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये पूरी खबर आपने पता करी। अब एक खबर पर और ध्यान दीजिए जो चिंता व्यक्त करता है थोड़ी सी। देखिए, आपने खबर सुनी होगी कि भारत अपने जो जहाज़ लेकर के आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो एक ऐसे रास्ते से लेकर के आ रहा है जो ईरान के कंट्रोल में भी नहीं है। कौन से? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक कलर की मार्किंग करूँगा, ध्यान से सुनना। जनरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है, ईरान ये है, ओमान ये है। जनरली जो पानी का जहाज़ आता था पहले या आना चाहिए, वो इस रास्ते से आना चाहिए, ये नीला वाला जो मार्क देख रहे हैं, और ऐसे आ जाना चाहिए। ठीक है, ये ना ईरान का है, ना ओमान का है, ना किसी का, ये इंटरनेशनल वाटर है, इसमें से किसी का भी पानी का जहाज़ गुजर सकता है। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है इस रास्ते से मत गुजरो, जिसको भी गुजरना है वो ऐसे आओ, और ये लद्दाख नाम का जो छोटा सा आइलैंड है, इसके ऊपर से होते हुए जाओ, जिससे कि तुम हमारे क्षेत्र में आ जाओगे और हमको टैक्स दो और आगे अपना जहाज़ ले जाओ। ये ईरान कह रहा है। ठीक है, कायदे से कहाँ से जाना चाहिए था? इस डॉटेड लाइन से जाना चाहिए था। ईरान कह रहा नहीं, यहाँ से जाओ। भारत कहाँ से लेकर के आ रहा है? ये जो आप देख रहे हो, ये पीली वाली लाइन, ये भारत यहाँ से लेकर के आ रहा है, बिल्कुल ओमान से चिपकाता हुआ, ऐसे करके बगल से ऐसे लेकर के आ रहा है। हम एक्चुअली ओमान के टेरिटोरियल वाटर से होते हुए आ रहे हैं। कोई भी देश होता है तो पानी में भी उस देश का एक अधिकार होता है कि भाई पानी में भी इतनी दूरी तक हमारा पानी है, ये इसमें कोई भी हमारी परमिशन के बिना आ नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है, ये वाला जितना ही पानी है, जैसे मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, ये सब ओमान का पानी है। ठीक है, ये थोड़ा नीचे दुबई उसका यूएई का हो गया, इतना तो ओमान का है ही। इस पानी में होता हुआ भारत अपने जहाज़ लेकर के आ रहा है। ऐसा पाया गया कि अभी परसों यहाँ से 4 जहाज़ निकले हैं, जिनमें से एक भारत का था, वो इसी रास्ते से निकले हैं। भारत ने या इन चारों जहाज़ों ने अपने सारे सिग्नल, लाइट वाइट सब बंद कर दी थी, जिससे कि ईरान की पहचान में ना आए और चुपचाप से यहाँ से निकल लो। इस तरह के रास्ते से निकलना कई बार मुश्किल भी होता है, क्योंकि आपको बिल्कुल चिपक चिपक के निकलना है और पानी के जहाज़ को आप बिल्कुल उसी दिशा में चला पाएँ, बड़ा मुश्किल है। दूसरा, पानी के जहाज़ को चलने के लिए गहरा पानी चाहिए होता है। कभी भी किसी ज़मीन के आसपास का जो पानी होता है वो उतना गहरा नहीं होता, धूल होती है नीचे, मतलब उतनी गहराई होती नहीं है, तो जहाज़ के फंसने के भी चांसेस होते हैं। तो ये रिस्क लेता हुआ भारत यहाँ से अपना जहाज़ लेकर के आया, और टोटल 7 LPG के जहाज़ हमारे अभी तक आ चुके हैं, जिनमें से कई ऐसे भी हैं जो इस रास्ते से भी आए हैं। ईरान का ये बयान आया था कि भारत हमारा ही दोस्त है, भारतीय हमारे दोस्त हैं, कोई चिंता ना करो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर सवाल ये उठता है कि भारत को एक जहाज़ यहाँ से क्यों लाना पड़ा? इस पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं, कोई अभी तक इसका जवाब आया नहीं है। क्या ये इस बात का संकेत है कि भारत और ईरान के बीच में कई मामलों में एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, कोई डिफरेंसेस हैं, या ईरान ने कुछ ऐसा कहा था कि भारत हमारे हॉर्मुज से केवल 4 या 5 जहाज़ लेके जा सकता है, लेकिन भारत को 7 लाने थे? क्या है क्या नहीं है, विद द टाइम पता चलेगा। बट हाँ, भारत ने एक तरकीब ढूंढी ज़रूर है, जिसको अभी तक सफल होते हुए पाया गया है। तो अब इसे अच्छा कहें बुरा कहें, ये तो टाइम ही बताएगा। ईरान भारत में क्या चल रहा है बहुत कंफर्म अभी नहीं कह सकते, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। बट हाँ, एक बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कल की वीडियो में भी करी थी, कि इस समय पाकिस्तान में सब ठीक नहीं चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि चाइना ने भी पाकिस्तान से अपना थोड़ा सा लोन वापस मांगा है, जो लगभग $200 मिलियन है। अब इंतज़ार है कि सऊदी पाकिस्तान से कब वापस मांगता है, क्योंकि जिस दिन वो वापस मांगेगा उस दिन पाकिस्तान की टिक टिक स्टार्ट हो जाएगी। पाकिस्तान में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। कल पाकिस्तान के पीएम का एक वीडियो भी सर्कुलेट हुआ है, पता नहीं AI जनरेटेड है या असली वीडियो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के वजूद के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। वो बिल्कुल बेचारे महसूस हो रहे हैं उसमें कि भाई देखो दाम बढ़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता, जितना
भी कोशिश की है, उसमें बस इतना ही हो पा रहा है। पूरी दुनिया में देख लो दाम बढ़ रहे हैं। वो बेचारगी के साथ आया था और 1.5-2 मिनट का वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, तो ये तो अभी बेचारगी उनकी वीडियो में दिखी है। थोड़े दिनों बाद आपको ज़मीन पे भी दिखेगी, आसमान में भी दिखेगी, पानी में भी दिखेगी। ये अभी तक की अपडेट्स हैं। एक चीज़ और बता दूं, लगातार रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो भारत में आए हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। अजीत डोभाल साहब से फिर मुलाकात हुई है उनकी। एक चीज़ और बता दूं कि हमारे जो आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ थे, जो पिछले हफ्ते पुरी और पटना साहिब में गए थे, वो इस बार फिर अलग अलग मंदिरों में गए हैं। उनमें से शायद हमारे आर्मी चीफ अयोध्या गए हैं, है ना। तो ये मंदिरों का दौर क्यों चल रहा है पता नहीं। देखते जाइए, बस मज़ा लीजिए और ट्रम्प की गाली गलौज से हंसिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।